अच्छा, हम ये बेटा डिस्कस कर रहे थे कि जब एक रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरह आप अगर बी फिगर में देखें तो जब एक रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो क्या होता है ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ये बात हमें पता है कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम है। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी और मीडियम में इसकी वेलोसिटी जो है ये कम होगी। इसके हिसाब से मैं अगर कहूं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये जब लाइट की वेलोसिटी कम से ज्यादा वेलोसिटी से कम वाली वेलोसिटी की तरफ जब हम जाएंगे, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब हम जाएंगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम होगा किससे, इंसिडेंट एंगल से। इसी तरह जब हम मिसाल के तौर पर ग्लास हमारा जो मीडियम है ग्लास से जब हम एयर की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दिस विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट फिगर जो पेज है उसके ऊपर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कैसे करना, यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन जनरल जो है द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल इज लेस देन इट्स स्पीड इन वैक्यूम, ये जो बात हम कर रहे थे। इनफैक्ट लाइट ट्रेवल्स इन एट इट्स मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। ये जो है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी मीडियम के जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इसके उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की रेशो ले लेते हैं टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इस तरह फिर एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इस मीडियम की हम बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमें ये भी बता रही है कि ये चूंकि दो वेलोसिटीज की दो स्पीड्स की रेशो हम ले रहे हैं, अगर ये रेशो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये एक ये क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा कि एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। हाँ, ये सेकंड चीज जो आपने शायद पहले क्लासेस में ये नहीं पढ़ी होगी कि जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, जबकि इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपने फार्मूला देखा होगा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर मैं फर्स्ट मीडियम की बात करूं कि तो v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एफ, और इसी तरह अगर मैं सेकंड मीडियम की बात करूं तो जो वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम विल बी इक्वल टू लैम्डा 2f के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो v1 वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी जो है दिस इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होगी कि दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी है। तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी दो मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी इस रिलेशन को v इज इक्वल टू लैम्डा है, तो इसको अगर हम देखें तो फिर कौन सी चीज चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है। राइट साइड पे दो चीजों का प्रोडक्ट है कि लैम्डा और एक फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है देन लैम्डा विल बी different in both media. ठीक है, we can obtain a relationship between the index of refraction and the wavelength refractive index और wavelength का हम एक relationship develop कर सकते हैं। कैसे भला, अगर हम इस equation 4 को अगर मैं divide करूं equation 5 से
तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाए, कुछ टर्म जहाँ पे देखिए बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी ओवर n1 सी ओवर n2 सी से कैंसिल हो जाएगा और n2 ओवर n1 हमारे पास फाइनली बच जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में n2 है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो λ1 ओवर λ2 will be equal to n2 over n1। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करें, यानी n1 को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा λ1 n1 which will be equal to λ2 n2 के बराबर आ जाएगा। If medium 1 is vacuum or for all practical purposes air, then n1 is equal to 1। यानी वैक्यूम का या फिर क्योंकि हम यहाँ पे वैक्यूम तो है नहीं, इनफैक्ट हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, तो एयर को हम अगर वैक्यूम लें तो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम 1 के बराबर लेते हैं। n इज इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा n हम इसको फिर लिख सकते हैं। अगर इक्वेशन 7 में n1 की जगह पे 1 लिख लें और जो n है n जो ट्रिपल n ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, that will be equal to lambda over lambda n के बराबर आ जाएगा। फिर lambda is the wavelength of light in vacuum and lambda n is the wavelength of light in the medium whose index of refraction is n। ठीक है, आगे बेटा ये बात हमने पहले भी डिस्कस की, ये फिगर भी आपको मैंने पहले भी दिखाई, मतलब ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि sin थीटा 2 और sin थीटा 1 इज इक्वल टू v2 और v1 के बराबर है। अगर हम ये पिछली स्लाइड के ऊपर ये स्लाइड के ऊपर हमने ये जो इक्वेशंस पढ़ी है इनको हम यूज करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा, मतलब हम यहाँ से v2 और v1 की वैल्यू यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी है, ये एक्सपेरिमेंटली साबित शुदा ये रिजल्ट, दिस एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ दिस रिलेशनशिप इज यूजुअली credited to मिस्टर स्नेल, और इस वजह से इस रिलेशन की वजह से हम इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्नेल्स लॉ क्या है तो फिर आपने ये चीज साबित करनी होगी। ठीक है, अच्छा ये एक टेबल दिखाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन है और वो टेम्परेचर भी मेंशन है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है। जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स में इस तरह का कोई या न्यूमेरिकल में अगर कोई किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ याद होने चाहिए, अगर कोई याद नहीं होगा तो पेपर में मैं आपको फिर बता दिया करूंगा, लेकिन उस सूरत में बताऊंगा जो अगर कोई मुश्किल मटेरियल है, तो मतलब वैक्यूम का, सोडियम क्लोराइड का, एयर का, गैसेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड्स है, मतलब ये कुछ बेंजीन का, कुछ चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसरीन का पता होना चाहिए क्योंकि ये तो आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। वाटर का पता होना चाहिए, ये आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एट द एंड ये कुछ एप्लीकेशंस असाइनमेंट है, आपने मुझे एप्लीकेशंस बतानी है रिफ्लेक्शन की, मुख्तलिफ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद 35.1 और 35.2 जो है ये एग्जांपल्स आपने कर लेनी है और करके मुझे सबमिट भी करवानी है। एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं है इनफैक्ट, और उसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, आपकी बुक में वो दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। रेट्रो रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, इससे आपका जो ग्रुप नंबर कोई भी ग्रुप यहाँ से एक जो है क्या उसे कहते हैं प्रोजेक्ट वो बना सकता है। ठीक है, वो फिर प्रोजेक्ट उसको मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में असाइन कर दूंगा कि रेट्रो रिफ्लेक्शन के बारे में कौन सा ग्रुप क्या बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ के ना, मैं आप में से किसी भी बंदे से ये पूछ सकूंगा कि ये रेट्रो रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ से हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछें। थैंक यू वेरी मच।